to neutralize voltage due to MNS shifting at Q axis देखो क्या करता है, इंटरपोल करेगा क्या, देखना। देखो यहां पर एक इंटरपोल लगा देंगे, कहां पर, क्यू एक्सिस पर एक इंटरपोल ऐसे लगा दो, ऐसे इंटरपोल लगा दिए क्यू एक्सिस पर, एक और इंटरपोल लगा दो क्यू एक्सिस पर। इस तरह से ऊपर नीचे दो इंटरपोल होता है ना, ठीक है। देखो ये नेगेटिव फ्लक्स है, क्या है, नेगेटिव फ्लक्स। इंटरपोल से क्या बोलेंगे हम लोग कि तुम पॉजिटिव फ्लक्स इतना ही दे दो ताकि ये फ्लक्स क्या हो जाए, निगलेक्ट हो जाए। तो ये बोलेगा कैसे पॉजिटिव फ्लक्स दे, तो इसका पोलैरिटी क्या है, नॉर्थ बना दो। नॉर्थ के अंदर में पॉजिटिव फ्लक्स है ना, तो नॉर्थ बना दो। ये पॉजिटिव फ्लक्स दे देगा, इतना ही पॉजिटिव फ्लक्स देगा, जिससे नेगेटिव फ्लक्स क्या हो गया, कैंसल। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स है, इसको खत्म करना है तो इसको साउथ बना दो, ये साउथ वाला नेगेटिव देगा, ऐसे। बात समझ में आया? यानी इंटरपोल जो है कुछ ऐसे फ्लक्स देता है कि ये जो क्यू एक्सिस पर फ्लक्स मिल रहा है, फ्लक्स हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। समझ में आया? क्यू एक्सिस पर जो फ्लक्स है उसको कौन खत्म कर देगा, इंटरपोल। तो यहां पर क्या लिखे हम लोग, देखो, टू न्यूट्रलाइज वोल्टेज ड्यू टू एमएनएस शिफ्टिंग एट क्यू एक्सिस यूज इंटरपोल। यानी इंटरपोल का काम क्या क्या है बताओ तो। इंटरपोल एक तो किसको न्यूट्रलाइज करता है, हाँ, न्यूट्रलाइज रिएक्टेंस वोल्टेज, हाँ, रिएक्टेंस वोल्टेज को एक खत्म करेगा। और इसका दूसरा काम क्या है बताओ, न्यूट्रलाइज आर्मेचर फ्लक्स, नहीं, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स, या फिर न्यूट्रलाइज टोटल फ्लक्स एट क्यू एक्सिस ड्यू टू एमएनएस शिफ्टिंग। बस इस दो पॉइंट को याद रखना, यही क्वेश्चन होता है कि इंटरपोल का दो काम होता है, एक रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म करना और दूसरा एमएनएस शिफ्टिंग के वजह से जो वोल्टेज आएगा, एमएनएस शिफ्टिंग के वजह से जो फ्लक्स आएगा कहां पर, क्यू एक्सिस पर, उसको खत्म करना। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है कि नहीं बताओ, डीसी मशीन है कि नहीं है कॉन्सेप्चुअल। ट्रांसफार्मर ज़्यादा था कि ये वाला ज़्यादा है ना, ट्रांसफार्मर में इतना झंझट था नहीं, इसमें झंझट कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक खत्म होता है दूसरा आ जाता है। हाँ, एक ख़त्म होता है तो दूसरा आ जाता है। अगला क्या है बताइए, तीसरा इफेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तीसरा इफेक्ट, इंक्रीजेज कोर लॉसेस। आर्मेचर रिएक्शन का दो इफेक्ट देख लिया, तीसरा इफेक्ट कौन सा है कि कोर लॉस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कोर लॉस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा।
इंक्रीजेज कोर लॉसेस। कैसे बढ़ाएगा कोर लॉस को? देखो, देखो क्या होगा बोलो। देखो, जब नो लोड कंडीशन है तो कितना फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, इस फील्ड फ्लक्स के कोरस्पॉन्डिंग मान लो कितना हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है BM1। जैसे ही लोड लगाएंगे ये रिजल्टेंट फ्लक्स मिलेगा ना, ऐसा कुछ। ये कितना है हमारे पास? इसका मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है? BM2, BM1 एंड BM2, यही होगा ना, BM1 एंड BM2। ठीक है, तो देखो आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगा? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हुआ? क्या दिख रहा है, क्या हुआ? ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्लक्स डेंसिटी का वो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? BM1 से BM2 क्या हो गया है हमारा? ज़्यादा है ना? समझ रहे हो नीरज? समझ में आ रहा है? ऊपर पर पार हो रहा है? अरे ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से क्या होगा बोलो? BM2 किससे ज़्यादा हो जाएगा? BM1 से, यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो जो ग्राफ फ्लक्स डेंसिटी का होता है वही फ्लक्स का होता है और वही ग्राफ MMF का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन BM2 ग्रेटर देन BM1, यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया हमारा? इंक्रीज हो गया। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से देखो क्या होगा, सुनो, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से PH KH F ऑफ BM टू दी पावर X यही होता है ना, और P क्या होता है? KE F ऑफ BM का स्क्वायर, यानी BM बढ़ाओगे तो PH भी बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? P भी बढ़ेगा। हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस दोनों बढ़ेगा, यानी कोर लॉस क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज। तो ऐसे लिख सकते हो कि जो कोर लॉस होगा PC, एक क्या होता है हमारा? कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BM होगा। BM बढ़ाओगे तो कोर लॉस क्या होगा हमारा? बढ़ेगा। तो देखो यहां पर जैसे एट नो लोड, कहां पर देखें, ध्यान से सुनो, नो लोड पर मान लो, नो लोड पर क्या है हमारे पास? फ्लक्स डेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू BM1। BM1 के कोरस्पॉन्डिंग कोर लॉस हम लोग मान लेते हैं कितना है? PC1। एक कुछ मान लो 60 वाट है। कितना है? 60 वाट। एट लोड कंडीशन क्या आएगा बोलो? एट लोड कंडीशन क्या आएगा? फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम कितना हो गया? BM2। ठीक है, कोर लॉस क्या हो जाएगा अब? PC2। BM2 बड़ा है BM1 से, BM बढ़ रहा है तो कोर लॉस भी क्या होगा? बढ़ेगा। BM2 बड़ा है BM1 से तो PC2 PC1 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। कितना आ गया? मान लो 80 वाट। क्या हो गया? 80 वाट। ये लेट, ये क्या है हमारा? लेट। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब ध्यान दो,
हम लोग क्या पढ़े थे कि कोर लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, वेरिएबल लॉस? कांस्टेंट होता था। कोर लॉस क्या होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल? क्या होता है नीरज? कांस्टेंट लॉस होता। कांस्टेंट लॉस का मतलब क्या है? किसके साथ? लोड के साथ। यानी जब लोड चेंज होगा तो कोर लॉस चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नो लोड पर कुछ और, लोड लगा दिए तो कुछ और। यानी नो लोड से लोड कंडीशन पर आने पर कोर लॉस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यानी कोर लॉस क्या हो गया? वेरिएबल लॉस। क्या हो गया? कोर लॉस वेरिएबल लॉस। कोर लॉस क्या हो गया यहाँ पर? वेरिएबल लॉस। लेकिन क्या जानते हैं हम लोग, कोर लॉस क्या होता है? कांस्टेंट लॉस। तो जो जानते थे वो गलत जानते थे कि सही जानते थे? ट्रांसफार्मर में क्या हर जगह पर वही चीज होता है, ठीक है। तो देखो कोर हर जगह पर वही होता है, ठीक है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, ये कोर लॉस नहीं है, ठीक है। ये जो चेंज हो रहा है ये कोर लॉस नहीं है। ये जो चेंज हो रहा है इसको हम अलग नाम दे देते हैं और इसका नाम होता है स्ट्रे लोड लॉस। स्ट्रे लॉस नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं सुने? मशीन में सुना सुना सा लग रहा है स्ट्रे लॉस। तो कोई पूछे स्ट्रे लॉस क्या होता है तो तुम बोलना कि समथिंग अननोन टाइप का कुछ लॉस होता है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं। सारे लॉस कैलकुलेट कर लो फिर भी तुमको मिलेगा कुछ लॉस जो लोड के साथ चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रे लॉस। तो यहां पर लिखना ऐसे लिख लिए हो पूरा? अच्छा ठीक, लिखो। ठीक है पवन, बात समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो क्या हम लोग देखे कि PC1 PC2 कितना था? 80 वाट था। 80 वाट को कितना लिखोगे? 60 वाट प्लस 20 वाट। तो ये 60 वाट क्या था? PC1 था और ये 20 वाट को क्या कहेंगे? स्ट्रे लॉस। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रे लॉस। ये किसके इक्वल आएगा? PC2। तो देखो PC2 और PC1 अभी भी दोनों क्या है? सेम है कि नहीं है? PC1 और PC2 क्या है? सेम है। PC1 और PC2 दोनों क्या है हमारा? सेम है। सेम है नहीं है ना? इसको सेम करो, सेम करो। कैसे करोगे सेम? 60 वाट। PC2 कितना लिए थे हम लोग? PC1 लिखोगे ना? PC1 ये आएगा हमारा PC1 60 वाट है। 80 को हम लोग लिख रहे हैं, 80 को 60 प्लस 20। देखो कोर लॉस हम लोग अभी भी कितना कह रहे हैं यहाँ पर कि पहले भी 60 वाट था, अभी भी कितना है? 60 वाट है। ज़्यादा जो 20 वाट बढ़ा उसी का हम क्या नाम दे दिए? स्ट्रे लॉस। तो बस ये वाला सब ठीक लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रे लॉस। तो यहाँ से क्या दिख रहा है? देखो कि कोर लॉसेस इज कांस्टेंट लॉस। कोर लॉस क्या है हमारा? कांस्टेंट लॉस विच इज एज्यूम टू बी सेम। जिसको क्या एज्यूम करके चलेंगे हम लोग? एज्यूम टू बी सेम। कोर लॉस को आपको एज्यूम करके चलना है सेम।
यानी कोर लॉस लोड लगाने पर चेंज नहीं हुआ। तो जो चेंज हुआ वो क्या था, जो बढ़ा वो क्या था, स्ट्रे लॉस। तो द कोर लॉस which is increases with load is स्ट्रे लॉस। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रे लॉस। तो कोई पूछे स्ट्रे लॉस वेरिएबल लॉस है कि कांस्टेंट लॉस है? कांस्टेंट। स्ट्रे लॉस क्या है? अच्छा, स्ट्रे लॉस। हाँ, लोड के साथ जो चेंज हो रहा है वही स्ट्रे लॉस है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्ट्रे लॉस क्या होता है? इट इज वेरिएबल लॉस बट ऑल्सो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसको भी हम लोग क्या एज्यूम करके चलते हैं, कांस्टेंट। ये वेरिएबल लॉस होता है, लेकिन इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, कांस्टेंट लॉस के कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बार इसके बारे में पता नहीं होता। तो जब इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो इसको हम लोग 1% मान के चलते हैं टोटल आउटपुट पावर का। जितना हमें मशीन से टोटल आउटपुट पावर मिलेगा ना, जैसे मान लो 100 वाट मिल रहा है, तो उसका 1% यानी 1 वाट क्या मान के चलेंगे, क्या हो रहा है, स्ट्रे लॉस हो रहा है। स्ट्रे लॉस हो रहा है। तो लिख लेना, इट इज कंसीडर एज 1% ऑफ टोटल आउटपुट पावर। टोटल आउटपुट पावर का कितना परसेंट इसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, 1%। सर फिर नो लोड कंडीशन में 1% का लॉस नहीं होगा। नो लोड कंडीशन में नहीं होगा ना फिर लॉस, स्ट्रे लॉस। नो लोड पर नहीं होगा। तो स्ट्रे लॉस ए समथिंग हमारा कुछ मिला जुला और नॉन लॉस होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रे लॉस। तो जो कोर लॉस बढ़ा, इंक्रीज हुआ, उसको हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि कोर लॉस नहीं बढ़ा है, जो बढ़ा है वो क्या है, स्ट्रे लॉस है। हेलो, हाँ बता रहे, पढ़ावा था नहीं करब तारा भी शाम में का बतावा ना। ठीक बा, हम ओकरा से बतियाई बाज। ठीक ठीक रख। इट इज कंसिडर एज 1% ऑफ टोटल आउटपुट पावर। ये वेरिएबल लॉस होता है। बाकी इसको किस कैटेगरी में रखते हैं, कांस्टेंट लॉस, ठीक है। कोर लॉस जो लोड के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है वो कोर लॉस नहीं है, वो क्या है, स्ट्रे लॉस है, ठीक है। दिखता कुछ और है और हम लोग लेते कुछ और है। थ्योरेटिकली अपनी बातों को मनवाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। बढ़ तो रहा है कहीं ना कहीं कोर लॉस ही, लेकिन कोर लॉस को कांस्टेंट मान के चलना है तो फिर ठीक है। तो फिर क्या करें, तो जो बढ़ रहा है उसको कोई और नाम दे दिए कि वो कौन सा है, स्ट्रे लॉस है।
नहीं, यही बात है ना। तो हम लोग बहुत सारा चीज़ थ्योरी में क्या करते हैं उसको, जैसे देखो पहले क्या आया, पहले दुनिया में आया प्रैक्टिकल चीज़ें। मैं वही चीज एक मशीन आया, वो काम किया, उससे रिजल्ट देखे हम लोग, अब फिर उसके पीछे लगे कि भाई ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा। तो वहाँ पर बहुत बार हमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर नहीं मिल पाता, तो थ्योरी में उसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, और एडजस्ट करके ताकि हमारा प्रैक्टिकल वाला चीज़ें जो है लगभग लगभग मिलने लग जाए। बात समझ में आ रहा है क्या होता है? ऐसा ठीक है। जैसे मान लो एक लड़का है, नीरज है, ये 10 किलोमीटर दौड़ गया, देख लिए हम लोग कि 10 किलोमीटर दौड़ा। अब हम लोग बैठेंगे कि भाई ये 10 किलोमीटर कैसे दौड़ा, तो जूस पिया होगा, अंगूर खाया होगा, नारंगी खाया होगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे। अगर कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ अपने तरफ से भी वहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऐसा चलो आप क्या देखेंगे हम लोग, देखो चौथा लिख लेना, ए फ्लैश ओवर ऑन द कम्यूटेटर सरफेस। फ्लैश ओवर का मतलब जानते हो? रिंग ऑफ फायर इफेक्ट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर इफेक्ट। जैसे हम लोग क्या देखे बताओ, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आर्मेचर रिएक्शन के वजह से, क्या देखे, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रहा है, यही हो रहा है ना। यानी Bm2 ग्रेटर देन क्या हो रहा है हमारे पास, Bm। जब मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगा बहादुर, तो कॉइल का वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? कॉइल वोल्टेज कितना होता है, 2b ऑफ थीटा ई इंटू वी एल। इसको इतना भी तो लिख सकते हैं, 2bm साइन थीटा ई इंटू वी एल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा तो अगर Bm बढ़ रहा है यहाँ से, अगर Bm को बढ़ाओगे तो कॉइल वोल्टेज क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन के वजह से कॉइल का वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ेगा। बढ़ जाता है। यानी कॉइल वोल्टेज इंक्रीजेज ड्यू टू किसके वजह से बोलो, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से। अब कॉइल वोल्टेज एक बार देख लो, समझ लो, देखो इसी तरह से एक कम्यूटेटर बना होता है ना, देखो तो ऐसा ये सब क्या है, कम्यूटेटर ये सब कम्यूटेटर है ना। AC1, C2, C3, C4 नहीं, C5, C6, C7, C8, ऐसा ही कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर में वोल्टेज होगा, किसका वोल्टेज होगा कम्यूटेटर में? आर्मेचर यानी कॉइल का वोल्टेज होगा, किसका वोल्टेज होगा, कॉइल का वोल्टेज होगा ना। अब देखो अगर कॉइल का वोल्टेज बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर इस कम्यूटेटर के किसी एक सेगमेंट में वोल्टेज बढ़ गया, कॉइल वोल्टेज बढ़ गया, तो ये जो माइका इंसुलेशन है ये ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइका इंसुलेशन ब्रेक होते ही ये पूरे सरफेस पर एक साथ क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, आग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? कैसा दिख रहा है, देखे और सर्कस में आग लगा रहता है, बीच में शेर कूदता है। टीवी में देखे हम लोग, कहाँ सर्कस देखे हैं, तो इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्या हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर। और इसी को कहते हैं कि फ्लैश ओवर हो गया पूरा कम्यूटेटर सरफेस पर, आग लग गया, नहीं यही होगा ना। तो लिख लेना, कॉइल वोल्टेज इंक्रीज ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन विच मे डैमेज, विच में ब्रेक, किसको ब्रेक कर सकता है, कुछ में ब्रेक द माइका इंसुलेशन ड्यू टू विच a short circuit
occur on the surface of commutator called फ्लैश ओवर। माने पूरे सरफेस पर एक साथ अगर आग लग जाए तो उसको क्या कह देंगे हम लोग कि फ्लैश ओवर हो गया कम्यूटेटर सरफेस। Yes, sir. इट्स ओके, क्लियर, Yes, sir. पूरा टोटल क्लियर Yes, sir. कि कुछ डाउट है? No, sir. तो ये तो था इफेक्ट किसका, आर्मेचर रिएक्शन का। एक टॉपिक और बचा हुआ, लिखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग। क्या लिखा जाए, Compensating winding. कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अच्छा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं कि ठीक है? Yes, sir. ठीक है, ज़्यादा फास्ट नहीं है ना। No, sir. कंपनसेटिंग वाइंडिंग, देखो कम लड़का होने से कुछ फ़ायदा भी होता है, जानते हो। अगर लड़का यही भरा 100 लड़का होता तो मे भी इतना बारीकी से समझ में नहीं आता। टीचर के साथ इंटरेक्शन बेटर हो पाता है जब लड़के कम होते हैं तब। और हमको भी आदत हो गया तुम लोग का पढ़ाते पढ़ाते 4 लड़कों को 20-25 दिन पढ़ा रहे हैं ना, तब एक तरह से आदत हो गया। अब समझ लिए कि अब तुम ही लोग जो है सो हो दुनिया, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करता है, देखो ये आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करना है। कैसे कम करोगे, अगर आर्मेचर फ्लक्स को कम कर दो तो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे करें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। देखो यहाँ पर लिख लो होता क्या है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, पहले हम लोग बना लेते हैं। देखो फिर से आओ, भिड़ते हैं, भिड़ जाए। अच्छा इंडिया में अभी तक कहाँ कहाँ घूमे हो तुम लोग, कहाँ कहाँ गए हो अपना स्टेट से बाहर? तुम कहाँ कहाँ गए हो नीरज, कहाँ गए हो? यूपी गए हो? मतलब और कौन सा स्टेट, और किसी स्टेट में? चंडीगढ़ गया है, क्या करने, परीक्षा वरीक्षा देने, बाकी घूमने फिरने नहीं ना? और तुम पवन कहीं नहीं, तुम कहाँ जैसे? आगरा, हाँ चंडीगढ़, और सर पंजाब में भी रहा हूँ मैं, हरियाणा, अम्बाला में रहा हूँ सर 4 साल। अच्छा तुम्हारे पापा ना सर गांव में ही है, बाकी सर तो सहारनपुर में, लेकिन सर 4 साल में। हाँ तुम लोग का अम्बाला तो सहारनपुर के पास में ही है, तुम लोग के लिए तो लोकल सिटी है यस। एक तरह से अम्बाला। और तुम उमेश? Sir, UP, Delhi. देखो एक बार ना जॉब हो जाए तुम लोगों का तो अपना देश कम से कम बढ़िया से घूम लेना, Yes,
बाकी और जगह घूमा चाहे ना घूमा जाए, अपने देश में एक बार घूम लिया जाए ना। चलो देखो क्या होता है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग जो है ना, ये रखा होता है पोल शू के अंदर में। कहाँ पर? पोल शू। पोल शू में बताया था किसको कहते हैं? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये क्या है? पोल शू है। तो इसी पोल शू में रखा होता है हमारा कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग। ऐसे यहां पर स्लॉट बना दो। क्या बना दो? यहां पर ऐसे स्लॉट बनाओ। ऐसे स्लॉट बना दिए। यहां पर स्लॉट, ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं होता। ये जो पोल में नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखा रहा हूं ना, इसको इमेजिनरी मत समझना, ये फिजिकल है। क्या है? ये आयरन का बना हुआ है। क्या किसका है? मतलब इसका अलग अलग मटेरियल यूज होता है। देखो ऐसे यहां पर बनाओ स्लॉट, और इस स्लॉट में रख दो किसको? कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग यानी कंडक्टर को। कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का जो कंडक्टर है, इस स्लॉट में रखो ऐसे। जैसे यहां पर एक कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर रख दिया गया ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। यहां पर क्या होगा? हमारा आर्मेचर कंडक्टर होगा ना जी। ये है हमारा आर्मेचर कंडक्टर, ये है आर्मेचर कंडक्टर ऐसे। अब देखो ये आर्मेचर कंडक्टर, इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या है हमारा? इधर नॉर्थ पोल और इधर क्या है? साउथ पोल। ठीक है। देखो यहां पर इस आर्मेचर कंडक्टर में क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब इसके फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करना है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का पोलैरिटी कैसे बनाना पड़ेगा? यहां पर डॉट डॉट डॉट, नहीं कैंसिल कर देगा कि नहीं दोनों? देखो आर्मेचर फ्लक्स कैसे आएगा बताओ? आर्मेचर फ्लक्स ऐसे आएगा ना, ये होगा आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, यही होगा आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स कैसे आएगा? डॉट है ना करंट, ऐसे। यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स यहां पर आ जाएगा ऐसे उल्टा। देखो तो एक दूसरे को क्या कर देगा? दोनों कैंसिल आउट। तो यहां पर डॉट डॉट डॉट, अगर यहां पर डॉट है तो यहां पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग में क्या बनाएंगे? क्रॉस। ठीक है, बनाओ पहले, फिर मैं लिखवा रहा हूं इसके बारे में। अच्छा यहाँ पर शाम हम देखते हैं काफ़ी लेट होता है। जैसे हम लोग के यहाँ 6 बजे तक रात हो जाता है, 6:15। यहाँ पर 7 बज जाता है लगभग, अभी भी रात होने में, नाइट होने में हो जाता है ना, शाम लेट होता है। तो क्या कहोगे यहाँ पर बताओ? यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना, कैसे लिखेंगे? पहला पॉइंट लिखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज लोकेटेड। कहाँ पर लोकेटेड होता है? हाँ, इज लोकेटेड
अंडर द स्लॉट कट, अंडर स्लॉट कट इन पोल शू, पोल शू। ठीक है, हो गया। अब ये भी सीरीज में होता है, किसके सीरीज में होता है? आर्मेचर के सीरीज में। ठीक है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर, सीरीज ऑफ आर्मेचर। नेक्स्ट, इसका काम क्या है? आर्मेचर फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करना। कहां से? पोल शू के अंडर से। ठीक है, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन अंडर द पोल शू, अंडर द पोल शू। So it is also connected in सीरीज, हाँ, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ आर्मेचर, सीरीज ऑफ आर्मेचर। तो ये हमारा था कुछ बेसिक, किससे रिलेटेड? डीसी मशीन से। डीसी मशीन किससे? डीसी मशीन का हम लोग क्या पढ़े? बेसिक। कल से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? डीसी मशीन। क्या स्टार्ट करेंगे कल से? कल से स्टार्ट होगा डीसी मशीन का आगे। ये तो बेसिक था। तो सर ये आज ये आप कह रहे 2 दिन में ये चलेगा वो? कौन सा? ऐसे ही बोल रहे थे, इतना ही होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा कहीं मिलेगा नहीं कुछ, नहीं कुछ मतलब छोड़े नहीं है कुछ भी तुम लोग, ऐसा मत सोचना। ठीक है, नहीं, कल से हम लोग डीसी मशीन मतलब आगे पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, सर डीसी मशीन में हम मशीन के टाइप्स पढ़ेंगे। हाँ, उनको वर्किंग सब वर्किंग तो पढ़ लिया, अभी तक क्या अभी वर्किंग ही पढ़ना बाकी है। अब पढ़ेंगे क्या? कितने प्रकार के? सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड में शंट, सीरीज, कंपाउंड, जनरेटर, मोटर। किस में? फॉर्मूले कहाँ होता है इसमें? हाँ, किसका फॉर्मूला? अभी नहीं, वो सब बताएंगे आगे, सब हम लोग कल से शुरू करेंगे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। क्या था हमारा? बेसिक इंट्रोडक्शन। उनकी सबकी वर्किंग नहीं देखनी पड़ेगी ना? सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे अब आगे। ठीक है, हाँ। अब क्या हो रहेगा? केवल हमारा नेटवर्क थ्योरी क्या रहेगा? अब केवल नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट रहेगा पूरे डीसी मशीन में। समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चन है, डाउट पूछो। तुम लोग बना रहे हो ना नेटवर्क का क्वेश्चन, तो बना, पूछो, डाउट पूछो।